हेलो नमस्कार दोस्तों। ये क्लास 11th का जो समाज शास्त्र विषय है उसका पहला अध्याय है और चैप्टर का नाम है समाज शास्त्र एवं समाज। तो हम बिंदुवार तरीके से देखेंगे क्या क्या इसमें बातें बताई गई हैं और क्या सीखने लायक की बातें हैं। तो परिचय में बताया गया है कुछ परिचयात्मक चीज़ें। एक भूमिका बनाने का प्रयास किया गया है कि कैसे हम समझें समाज शास्त्र को, कैसे हम समझें अपने समाज को। तो हम शुरुआत करते हैं कुछ सुझावों से जो प्रायः आप जैसे युवा विद्यार्थियों के सम्मुख रखे जाते हैं। एक सुझाव प्रायः यह दिया जाता है कि मेहनत से पढ़ाई करोगे तो जीवन में सफलता पाओगे। मेहनत से पढ़ाई करोगे तो जीवन में सफलता पाओगे। दूसरा सुझाव यह होता है कि यदि आप इस विषय अथवा विषयों के समूह की पढ़ाई करेंगे तो भविष्य में अच्छी नौकरी मिलने की ज़्यादा संभावना रहेगी। यानी साइंस साइड से पढ़ लो तो अच्छी नौकरी मिलेगी, आर्ट साइड से पढ़ लो ज़्यादा संभावनाएं हैं, या कॉमर्स से पढ़ाई कर लो ज़्यादा संभावनाएं हैं, या इंजीनियरिंग कर लो तो उसमें ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो अलग अलग स्ट्रीम्स का सुझाव दिया जाता है। जो व्यक्ति जिस फील्ड में पढ़ाई कर रहा है उसको उसके बारे में जानकारी होती है तो वो अच्छे से सलाह दे सकता है कि इस फील्ड में संभावनाएं हैं कि नहीं हैं। जैसे अगर कोई पॉलिटेक्निक किसी विषय में किया है और अगर उसी विषय से बाज़ार में संभावनाएं हैं नौकरियों की, तो वो सलाह दे सकता है कि हाँ, इस स्ट्रीम से अगर आप पॉलिटेक्निक करते हैं या आईटीआई करते हैं या बीटेक करते हैं तो आपको संभावनाएं भरपूर मात्रा में उपलब्ध हैं। तो अक्सर करके लोग सलाह देते हैं कि इसको लो, इसको ना लो, ऐसे पढ़ाई करो, वैसे पढ़ाई ना करो, ये विषय लो, वो विषय ना लो। तो वही। और तीसरा सुझाव इस प्रकार का हो सकता है कि किसी लड़के के लिए यह विषय ज़्यादा उपयुक्त नहीं दिखता, अथवा एक लड़की के तौर पर क्या आपके विषयों का चुनाव व्यावहारिक है। चौथा सुझाव, आपके परिवार को आपकी नौकरी की शीघ्र आवश्यकता है तो ऐसा व्यवसाय न चुनें जिसमें बहुत ज़्यादा समय लगता हो, अथवा आपको अपने पारिवारिक व्यवसाय में कार्य करना है तो आप इस विषय को पढ़ने की इच्छा क्यों रखते हैं। आइए हम इन सुझावों पर गौर करें। क्या आप सोचते हैं कि पहला सुझाव बाकी तीन सुझावों का खंडन करता है? पहला सुझाव क्या था? पहला सुझाव था कि मेहनत से पढ़ाई करोगे तो जीवन में सफलता पाओगे। ये पहला सुझाव था। तो इसका मीन्स कि अगर आप मेहनत करते हैं तो किसी भी फील्ड में आपको सफलता मिल ही जाएगी। पहला जो स्टेटमेंट है वो तो यही सिद्ध करता है कि यदि आप मेहनत से पढ़ाई करोगे तो आपको जीवन में सफलता मिल ही जाएगी। लेकिन मेहनत से पढ़ाई नहीं करोगे तो जीवन में सफलता नहीं मिलेगी। फिर आगे कुछ लोग ये भी सलाह देते हैं कि यदि आप इस विषय अथवा विषयों के समूहों से पढ़ाई करेंगे तो भविष्य में अच्छी नौकरी मिलने की ज़्यादा संभावना है। अगर हम कोई दूसरे विषय से पढ़ाई करते हैं तो क्या संभावना नहीं है? अगर संभावना नहीं है तो पहला स्टेटमेंट तो बेकार हो गया। फिर तीसरा सुझाव क्या दिया जा रहा था कि किसी लड़के के लिए यह विषय ज़्यादा उपयुक्त नहीं दिखता। तो कोई विषय अनुपयुक्त कैसे हो सकता है? अगर मेहनत करके उस विषय में पढ़ाई किया जा रहा है तो मेहनत करेगा तो सफलता मिल ही जाएगी। इसमें अनुपयुक्तता जैसी बात आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पहला स्टेटमेंट जो है वो तो कह रहा है मेहनत करोगे सफलता मिलेगी। इसी प्रकार से और सारे जो विषय हैं कि कोई लड़का है तो लड़के के लिए ये विषय लेना ज़्यादा अच्छा है, कोई लड़की है तो उसके लिए ये विषय लेना ज़्यादा अच्छा है, या किसी कोई ऐसा लड़का है जिसका पारिवारिक पृष्ठभूमि व्यवसाय वाला है, यानी कि एक बिजनेस फैमिली है, तो उसको किस विषय से पढ़ाई करना चाहिए। इसका मीन्स ये कि किसी के ऊपर किसी प्रकार का प्रतिबंध या सुझाव देना बेकार है अगर पहला स्टेटमेंट कहता है कि मेहनत से काम करोगे, मेहनत से पढ़ाई करोगे तो सफलता मिल ही जाएगी। लेकिन आगे इसमें क्या बताना चाह रहा है, क्या खंडन करता है? तो प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि पहला स्टेटमेंट अन्य सारे स्टेटमेंट को खंडित करता है, या अन्य सारे स्टेटमेंट बेकार हैं अगर पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि आप कहीं पर भी जाएंगे तो आपको सफलता मिल ही जाएगा अगर आप मेहनत से काम कर रहे हैं। तो खंडन करता है, बताइए
क्योंकि पहला सुझाव दर्शाता है कि यदि आप कठिन परिश्रम करेंगे तो आप अच्छा कार्य करेंगे और अच्छी नौकरी पाएंगे। इसका दारोमदार स्वयं पर है। क्या? इसका दारोमदार स्वयं पर है। दूसरा सुझाव यह दर्शाता है कि आपके व्यक्तिगत प्रयास के अलावा नौकरी का एक बाज़ार है और वह बाज़ार यह निश्चित करता है कि किस प्रकार के विषय की पढ़ाई करने से नौकरी के अवसर ज़्यादा हैं या कम हैं, है ना। यानी कि केवल यही नहीं कि जो है मेहनत करोगे तो मिलेगी, क्योंकि आपका मेहनत आपका व्यक्तिगत मेहनत है जो कि आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन आपका व्यक्तिगत मेहनत किस दिशा में किया जाए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। कि जो हम पढ़ाई कर रहे हैं क्या उसका बाज़ार उपलब्ध है, क्या उसकी डिमांड है, जो हम पढ़ाई कर रहे हैं क्या उसका कोई औचित्य है। तो हमारी मेहनत की सार्थकता या हमारा मेहनत रंग लाएगा तभी जब हम अपने व्यक्तिगत विचारों या व्यक्तिगत जो मेहनत कर रहे हैं उसके अलावा हम ये भी समझें कि बाज़ार में उस मेहनत का मूल्य है, बाज़ार में उस मेहनत की डिमांड है, बाज़ार में उस मेहनत की मांग है ना। नहीं तो सारे मेहनत बेकार चले जाएंगे अगर हम बाज़ार को नहीं समझेंगे तो, अगर हम फ्यूचर में उससे उत्पन्न जो संभावनाएं हैं उसको नहीं समझेंगे तो। तीसरा और चौथा सुझाव इस विषय को और भी जटिल बना देता है। यहाँ केवल हमारे व्यक्तिगत प्रयास और नौकरी का बाज़ार ही नहीं बल्कि लिंग, परिवार और सामाजिक परिवेश भी मायने रखते हैं। यानी व्यक्तिगत प्रयास तो ज़रूरी है, पहला चीज़। दूसरा, बाज़ार में उस विषय का डिमांड है कि नहीं है, नौकरी की संभावनाएं हैं कि नहीं है, दूसरी बात ये ज़रूरी है। और कुछ अन्य बातें भी ज़रूरी होती हैं आपकी सफलता के लिए, जैसे कि आपका लिंग क्या है। अगर आप लड़की हैं तो बहुत सारा विषय की पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। आप सैन्य विज्ञान की पढ़ाई क्यों करेंगे? अगर कोई लड़की है सैन्य विज्ञान मिलिट्री साइंस की पढ़ाई क्यों करेंगे? क्योंकि उसकी संभावना कम है। हालांकि अभी एनडीए में या अन्य जो हमारे हैं सेना डिफेंस के क्षेत्र, उसमें महिलाओं के लिए रास्ते खोले जा रहे हैं, लेकिन अभी उतना ज़्यादा संभावना नहीं है कि देश की अधिकांश बालिकाएं जो हैं वो डिफेंस की पढ़ाई करने में ही जुड़ जाएं। दूसरा, परिवार डिपेंड करता है, आपका परिवार कैसे है। जैसे कि अगर आपका परिवार गरीब है तो आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई में इन्वेस्ट करेंगे तो ऐसी संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि गरीब परिवार है तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई में खर्चा नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरा, पढ़ाई में खर्चा करेंगे तो उनको लगेगा रिस्क है बहुत ज़्यादा, सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कहीं नौकरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बहुत सारी बातों को सोचते हुए परिवार जो है वो पीछे हटने का प्रयास कर सकते हैं कि नहीं, हमारी गाढ़ी कमाई है उसको हम लगा दें, पता लगा बेकार चला जाए तो नहीं, इसको हम आराम से बचा के रखेंगे, इसको हम अपने खाने में यूज़ करेंगे, अपने वस्त्र में यूज़ करेंगे, ठंडी आ रही है तो ठंडी का कपड़ा ख़रीदना है उसमें यूज़ करेंगे। तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई में खर्चा करना उनको बड़ा रिस्की लग सकता है, और जो कि स्वाभाविक सी बात है। और तीसरा, इसी में और एग्जांपल लें, जैसे अमीर परिवार है तो उनके कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई करना है कर लो, कंप्यूटर के कोर्स करना है कर लो, इंग्लिश का स्पीकिंग कोर्स करना है कर लो, और भी तरह तरह के जो एक्टिविटीज़ होते हैं करना है तो कर लो, डांसिंग सीखना है सीख लो, सिंगिंग सीखना है तो सीख लो। बहुत अच्छे अच्छे स्कूल में उनके बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, उनके घर पे जाकर के ट्यूशन के मास्टर जाकर ट्यूशन पढ़ा आते हैं। तो जिसके यहाँ पर पैसे की कमी नहीं है, समृद्ध हैं, पैसे वाले हैं, तो उनको ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि उनका पैसा डूब जाएगा, उनका पैसा बेकार ना हो जाए। तो उनके परिवार के बच्चे आराम से कई सारी संभावनाएं तलाश सकते हैं। उनके बच्चे बहुत ज़्यादा स्किल्ड हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा जानकार हो सकते हैं, क्योंकि पैसे दे दे करके उनको बहुत सारे चीज़ें पढ़ने का, समझने का, सीखने का अवसर मिला। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास में बहुत सारे अवसर होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को सीखता है, तो उसके जीवन में संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, गरीब है, वो मुश्किल से मान लीजिए पढ़ाई किया, कर लिया, ITI कर लिया,
तो उसके पास खाली एक फील्ड है कि वो ITI से इलेक्ट्रिशियन का कहीं नौकरी मिल जाए या फिटर का नौकरी मिल जाए या कुछ और नौकरी मिल जाए, वहीं तक जा सकता है। लेकिन कोई अमीर व्यक्ति है, उसका बेटा या बेटी है, तो वो कई सारे कोर्सेज सिखा सकते हैं। म्यूजिशियन का कोर्स कर लिया, डांसिंग का कोर्स कर लिया, योगा क्लासेस कर ली, इंग्लिश स्पीकिंग सीख लिया, कंप्यूटर कोर्सेज कर लिया, और बहुत सारे स्किल्स हैं उसको सीख लिया, इंस्ट्रूमेंट्स को बजाना सीख लिया, तो वो उसकी संभावनाएं बढ़ गई। पता लगा कोई यूट्यूब चैनल ओपन किया, खूब बढ़िया बढ़िया एडिटिंग सॉफ्टवेयर हैं उसके पास में, एडिटिंग करना उसको आता है, खूब अच्छे अच्छे वीडियोस बना के पोस्ट कर रहे हैं, तो खूब इनकम हो रही है उसको, ऑनलाइन इंस्टाग्राम से आ रहा है, यूट्यूब से पैसे आ रहे हैं, तो ऐसे कमा सकता है। या कुछ और भी बहुत तरीके होते हैं, करके वो पैसे को अर्न कर सकता है और उसका जीवन बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है, हो सकता है। तो परिवार जो है मैटर करता है। और अगर हम समाज शास्त्र पढ़ रहे हैं तो समाज शास्त्र में जो समाज है उसमें किस किस प्रकार के परिवार हो सकते हैं, ये सारी बातों को समझना भी ज़रूरी है। जैसे एक गरीब परिवार है तो उसके बच्चे का पढ़ाई कैसे हो सकता है, उसकी संभावनाएं कैसे हो सकती हैं। अमीर घर का बच्चा या बच्ची है तो उसके भविष्य की संभावनाएं क्या हो सकती हैं, उसके स्किल्स के स्तर क्या हो सकते हैं। ऐसे ही अगर कोई सो कॉल्ड निम्न जाति का परिवार है, तथाकथित निम्न जाति का परिवार है, तो जाहिर सी बात है, हम सबको पता है कि उनको समाज में एक ज़्यादा सम्मान के नज़रिए से नहीं देखा जाता है। छुआछूत की बीमारी चलती है, उनको दूर करने का प्रयास किया जाता है। उनके हाथ में कुछ है तो उसको हम टच करने से बचते हैं, थोड़ा दूर ही दूर रहें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। एक ही प्रकार के बर्तन में हम मतलब खाना शेयर कर लें, पानी शेयर कर लें, तो ऐसा नहीं कर सकते। एक साथ में बैठ जाएं, उनको उनसे हाथ मिला लें, तो ऐसा नहीं कर सकते। तो सो कॉल्ड निम्न जाति के जो परिवार हैं उनको बहुत सारे जो जातिगत दुर्योग्यताएं हैं या जातिगत निर्योग्यताओं को सहना पड़ता है। केवल जाति के आधार पर उनके साथ बहुत सारा भेदभाव किया जाता है। भेदभाव कई बार दिखता नहीं है, मतलब ऐसे किया नहीं जाता है कि भेदभाव कर रहे हैं, हटो हटो ऐसे कर रहे हैं। कई बार होता है भेदभाव दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन भेदभाव हो जाता है। जैसे एक गाना है, प्यार होता नहीं, प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो किया नहीं जाता लेकिन हो जाता है। जैसे कोई कहे, अरे मैं तो मतलब तथाकथित निम्न जाति के व्यक्ति को अपमान सूचक या जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए नहीं बुलाता हूँ, ठीक है, यानी कि आप नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा बहुत सारा चीज़ आप कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं, जिससे ये सिद्ध होता है कि हाँ भेदभाव हो रहा है, देख नहीं रहा है, मतलब किया नहीं जा रहा है लेकिन हो जा रहा है। तो उसको ध्यान से अगर देखेंगे तो हमें पता चलेगा। हम कई बार जो है बात करते वक्त कई सारे ऐसे मुहावरों का प्रयोग करते हैं जो इस बात को सिद्ध करते हैं कि हाँ हमारे अंदर में एक मानसिकता है, किसी के साथ में भेदभाव करने की, किसी को नीचा दिखाने की हमारे अंदर में मानसिकता है। हमें अपने आप को ऊंचा दिखाने की, अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने की मानसिकता है, अपने आप को सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स से भरने की, अगले को इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में भरने की हमारे अंदर में मानसिकता है। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को नीचा नहीं दिखाते हैं लेकिन अपने आप को ऊंचा दिखाते हैं। तो अपने आप को ऊंचा दिखाना भी कई बार इनडायरेक्टली ये दिखाता है कि आप अगले को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो कभी भी दोनों बातें ध्यान में रखना चाहिए कि हम किसी को नीचा ना दिखाएं और अपने आप को ऊंचा दिखाने का प्रयास ना करें। अगर हम ऊंचे हैं, हम अच्छे हैं, तो समाज अच्छा मानेगा, उसको अप्रिसिएट करेगा। उसके लिए हमें खुद अपने मुँह मियाँ मिट्ठू नहीं होना है, जो कहावत चलती है, अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करना है। तो परिवार और सामाजिक परिवेश भी मायने रखता है। सामाजिक परिवेश कैसा है, यानी आपका क्या सामाजिक परिवेश ग्रामीण है? अगर ग्रामीण परिवेश है तो जाहिर सी बात है वहाँ पर अध्ययन की उतनी ज़्यादा संभावनाएं नहीं होंगी, मतलब संभावनाएं बढ़ रही हैं। सरकार बहुत ज़्यादा प्रयास कर रही है कि बहुत सारे स्कूल्स, प्राइमरी स्कूल्स खोले जाएँ, बहुत सारे और प्रकार के संस्थान को खोले जाएँ, स्किल डेवलपमेंट करने के जो संस्थान हो सकते हैं उसको ओपन किए जाएँ। तो सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन जो संभावनाएं शहरों में हैं, जो संभावनाएं
अर्बन एरियाज़ में है वो ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ही कम है। तो सामाजिक परिवेश कैसा आपका है? दूसरा, ग्रामीण परिवेश जैसे सारा ही ग्रामीण क्षेत्र है, उसमें भी कुछ ऐसे परिवेश हो सकते हैं, कोई कोई गांव ऐसा हो सकता है, कोई कोई क्षेत्र ऐसा हो सकता है जहां पर बहुत सारे परिवार अलग अलग क्षेत्रों में सफल हैं। तो वहाँ के बच्चे उनको देख देख करके मोटिवेट होते हैं, तो वो भी सोचते हैं कि हमको भी ऐसे बनना है, हमको भी ऐसे आगे जाना है, हमको भी ऐसे पढ़ाई करना है। तो एक सामाजिक परिवेश डिपेंड करता है। अगर कोई ऐसा परिवेश है जहाँ पे सारे लोग कोई अच्छा काम नहीं कर पाते हैं, मान लीजिए कोई पढ़ाई लिखाई से संबंधित क्षेत्र में नहीं है, माने काम तो सारे ही अच्छे माने जाते हैं। कोई अगर ड्राइवर है तो वो भी काम अच्छा है, कोई मोची है, कॉबलर है, कुछ भी है, कुछ भी काम कर रहे हैं तो सारे काम अच्छे हैं और सारे काम की हमारे जीवन में उपयोगिता है। अगर कोई एक काम नहीं रहेगा तो बड़ा संकट हो सकता है। तो सारे काम बड़े सम्माननीय हैं, लेकिन फिर भी अगर शिक्षा के द्वारा किसी को कोई स्किल्ड काम करना है, जैसे आप कॉबलर मतलब ये बार्बर ही बनिए, नाऊ या नाई ही बनिए, लेकिन अगर आप शिक्षित हैं, आप स्किल्ड हैं, तो आप वही बाल काटने वाला काम बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं, बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। तो आपका सामाजिक परिवेश डिपेंड करता है। अगर आसपास में ऐसी जागरूकता नहीं है, ऐसी शिक्षा नहीं है, ऐसी स्किल्ड नहीं है, तो आप क्या करेंगे, बस कैंची लिया, उसको काटना शुरू कर दिया। लेकिन अगर आपके अंदर में जागरूकता है, शिक्षा है, स्किल है, तो आप वही बाल काटने वाला काम इतनी अच्छे से करेंगे, इतनी कलाकारी से करेंगे कि आपके पास में ग्राहक की संख्या भी बढ़ेगी और आप उनसे ज़्यादा पैसे भी ले सकेंगे, क्योंकि आपके अंदर में एक योग्यता है। तो ऐसे कोई भी काम बुरा नहीं है, लेकिन बात यह है उसको हम कितनी अच्छी प्रकार से करते हैं, कितना अपना मान के करते हैं। कोई भी काम में जितनी हम गहराई से घुसते जाते हैं, उसको सीखते जाते हैं, वो हमें उतना ही ज़्यादा लाभ देता है। और किसी काम में कितना हम चातुर्य होंगे, कितना हम स्किल्ड होंगे, ये डिपेंड करता है आपके परिवेश पर, आपकी जागरूकता पर, आपकी इच्छा पर, आपकी जिज्ञासा पर। तो वही इसमें बताने का प्रयास कर रहा है। समाज शास्त्र यानी समाज को समझना है तो बड़ा इम्पोर्टेंट है। मेरे ख्याल से हर व्यक्ति को समाज शास्त्र विषय को पढ़ना ही चाहिए। समाज शास्त्र विषय हो गया, दर्शन शास्त्र विषय हो गया, ये इन सारे विषयों की पढ़ाई करवाया जाना चाहिए। कितनी सारी गहरी बातें हैं, गूढ़ बातें हैं। इन्हीं समाज के बीच में हम रहते हैं, इसी समाज को ही नहीं समझेंगे तो हमारा जीवन कैसे जा रहा है हमें खुद ही पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए अपने समाज को समझने के लिए ज़रूरी है कि हमें समाज शास्त्र की पढ़ाई भी कराई जाए, दर्शन शास्त्र की पढ़ाई भी कराई जाए। हमारी सोच कैसे हो, हमारी एनालिसिस पावर बिल्डअप हो, विश्लेषणात्मक क्षमता जो होती है, यानी चीज़ों को अलग अलग नज़रियों से देखने की जो क्षमता होती है, वो विकसित कैसे हम कर सकें। तो इन सारे चीज़ों के लिए हमें मल्टीडिसिप्लिनरी अध्ययन करना आवश्यक है। एक विषय को कई सारे विषयों से जोड़ करके पढ़ने की आवश्यकता है। समाज शास्त्र है तो उसको हम कैसे इकोनॉमी से जोड़ सकते हैं, समाज शास्त्र है तो उसको हम कैसे दर्शन शास्त्र से जोड़ सकते हैं, समाज शास्त्र है तो उसको हम कैसे मनोविज्ञान से जोड़ सकते हैं, इतिहास से, भूगोल से, अन्य विषयों से हम कैसे किसी एक विषय को जोड़ सकते हैं। इस प्रकार की कला अगर आ गई तो हमारे पढ़ाई करने का जो तरीका है उसमें बहुत बड़ा चेंज आएगा और बहुत सारी चीज़ों को सीखने, समझने, सोचने, विचारने की क्षमता विकसित हो सकेगी। और जैसे कई बार होता है कि हम किसी चीज़ पर तुरंत निर्णायक हो जाते हैं, तुरंत कह देते हैं अरे ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। तो ऐसा करने से हम बचने लगते हैं, क्योंकि हम किसी एक मुद्दे को अलग अलग आँखों से देखने की जो स्किल होती है उसको हम विकसित कर चुके होते हैं। अगर आप कोई एक घटना घटित हुआ है उसको एक ही आँख से देख रहे हैं तो आप पूरी तरीके से बायस्ड रहेंगे, पूरी तरीके से खाली अपनी बातों को थोपने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर आप कई सारी आँखों से उसको देखेंगे, कई सारे मनोविज्ञानों से उसको महसूस करेंगे, तो आप तुरंत तलवार नहीं उठा लेंगे और तुरंत आप नारे नहीं लगाने लगेंगे। तो इसीलिए ज़रूरी है कि चीज़ों को हम कितनी गहराई से पढ़ें, कितने विनम्रता के साथ में रहें, कितने अच्छी भाषा का प्रयोग करें और किसी को बेवजह अपमानित करना या बेवजह नीचे दिखाने का प्रयास करने से बचें और अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने से बचें। आगे देखिए और इसमें समझा रहा है
यद्यपि व्यक्तिगत प्रयासों का बहुत अधिक महत्व है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि वे परिणाम को निश्चित करें। जैसा कि हम देखते हैं, कुछ अन्य सामाजिक कारक भी हैं जो परिणाम को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमने केवल नौकरी का बाजार, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि एवं लिंग का जिक्र किया है। क्या आप अन्य कारकों के बारे में सोच सकते हैं? सोचिए, चलिए हम सोचते हैं कि किसी की सफलता के पीछे और कारक क्या हो सकते हैं। तो इसमें क्या क्या कारक पहले से समझा रखे हैं कि नौकरी का बाज़ार कैसा है, सामाजिक पृष्ठभूमि कैसा है, आर्थिक पृष्ठभूमि कैसा है, लिंग कैसा है, लिंग क्या है। तो इन बातों पर डिपेंड करता है हमारी सफलता। और बातें क्या हो सकती हैं, सामाजिक परिवेश कैसा है, ये भी उसमें दिया हुआ था। तो इन बातों पर डिपेंड करता है हमारी सफलता क्या होगी और कितनी होगी। और बातें क्या हो सकती, सहयोग हो सकता है। सहयोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सहयोग कैसा है, यानी आपकी सामाजिक जो पूंजी होती है, सोशल कैपिटल, वो कैसा है, आपके मित्र कैसे हैं, आपकी नातेदारी कैसी है, आपकी रिश्तेदारी कैसी है, आपके संबंध कैसे हैं, आपका किसी के प्रति मतलब जो लगाव होता है वो कैसा है, लोग आपको मानते कितना है, आपका स्वयं का जो एक सोशल कैपिटल बनता है, सामाजिक पूंजी बनती है, वो कैसी है। सामाजिक पूंजी का सीधा सा तात्पर्य है कि समाज में जो बहुत सारे समूह हैं, जैसे एक समूह होता है, जाति समूह होता है, लिंग का समूह होता है, विद्यालय का समूह है, जहाँ पर काम करते हैं कार्यक्षेत्र का अपना एक समूह है, धर्म का एक समूह है, अपना ग्राम जो गांव है या शहर है या नगर है उसका एक समूह है। तो अलग अलग समूहों में आपकी पकड़ कितनी है, लोग आपको कितना अच्छा मानते हैं या कितना बुरा मानते हैं, इस पर डिपेंड करता है आपकी सामाजिक पूंजी क्या है। तो सहयोग इस पर डिपेंड करता है, सामाजिक पूंजी कैसा है इस पर डिपेंड करता है। और हम चीज़ों को देखें तो हमारी सफलता डिपेंड करती है कुछ हमारे इतिहास पर डिपेंड करती है। अगर हमारा इतिहास ऐसा रहा है कि लोगों को या बच्चों को पढ़ाई करने में बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जाता है कि ज़्यादा पढ़ाई करने से क्या होगा, थोड़ा सा काम भर का पढ़ाई कर लो फिर जा कर के ये काम करना वो काम करना, तो इस पर भी डिपेंड करता है कि पूर्वज क्या सोचते आ रहे हैं, और अगर हम उसी परिपाटी पर चल रहे हैं तो हमारी सफलता का जो दर है, जो औसत है, वो जाहिर सी बात है गिरेगा। इसके अलावा भूगोल पर डिपेंड कर सकता है हमारी सफलता, कि हम पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं तो बहुत ज़्यादा कार्य करने के अवसर नहीं हैं, बहुत ज़्यादा स्किल हो जाएं उसके अवसर कम हैं, शिक्षा के अवसर कम हैं। बहुत दूर दराज के क्षेत्रों में हैं तो हमारे अवसर सीखने की जो क्षमता है उसमें कमी आ सकती है। स्वास्थ्य सुविधाएं भी डिपेंड कर सकती हैं हमारी सफलता के पीछे, कि कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे महामारी फैलती है तो उसको कंट्रोल करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, तो वहाँ पर भी सफलता का स्तर गिर सकता है। और जहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हैं तो लोग हेल्दी हैं, बढ़िया खाना मिलता है, बढ़िया स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, अस्पताल हैं, अस्पताल नज़दीक हैं, अस्पताल सस्ते हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं सस्ती हैं, तो लोगों का हेल्थ अच्छा रहेगा। हेल्थ अच्छा रहेगा तो उनके काम करने की क्षमता में वृद्धि होगी, बहुत सारा काम करेंगे, खूब सफलता, खूब इनकम होगा तो सफलता का स्तर बढ़ जाएगा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिस पर डिपेंड करता है हमारी सफलता क्या होगी और कितनी होगी। इसमें और भी कई सारी बातें दे रखे हैं, इसको हम अगले वीडियो में डिस्कशन। क्या आप अन्य कारकों के बारे में सोच सकते हैं? हम पूछ सकते हैं, यह कौन निश्चित करता है कि एक अच्छी नौकरी क्या है? क्या एक अच्छी नौकरी के बारे में सभी समाजों की सोच एक जैसी है? क्या इसका पैमाना पैसा है अथवा सम्मान या सामाजिक? ये तो बड़ी गहरी बातें हैं, इसको हम न्याय नहीं कर पाएंगे अभी तुरंत। तो ये एक बेस हो गया वीडियो का। अब अगले सारे वीडियोस जो इस चैप्टर से रिलेटेड होंगे वो बारी बारी आएंगे, तो पहला वीडियो देखना बड़ा ही आवश्यक है। तो इसमें इतना ही, बाकी हम और बातों को डिस्कस करेंगे अगले वीडियोस में। इतना देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।